ओके। तो ट्रोमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ट्रोमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है, तो ट्रोमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा रिलेटिवली लो इंसिडेंट और हाई कॉस्ट इंजरी होता है। इसमें क्या होता है हमारा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज कैसे होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड? तो ये डैमेज हो जाता है जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रॉमा होता है, या कुछ ऐसा चीज हो जाता है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर देता है। जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज होने के बाद हमारे स्पाइनल कॉर्ड में टेम्पोररी या परमानेंट कोई चेंज आ जाता है, वहाँ पे उनकी न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस में, जैसे कि पैरालिसिस बोल सकते हैं हम, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे ट्रोमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, ठीक है। ये ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ये क्या करती है? ये रिजल्ट करती है टेम्पोररी या फिर परमानेंट न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को चेंज करती है। जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाती है तो हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में टेम्पोररी या फिर परमानेंट चेंज हो जाता है। उसमें पैरालिसिस को भी इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग कि ये पैरालिसिस भी उसमें हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की क्लासिफिकेशन। तो ये दो तरह के देखेंगे। तो टेट्राप्लेजिया हम उसे कहते हैं जब हमारे कंप्लीट चारों, मतलब जितने भी हमारे एक्सट्रीमिटीज है, चार एक्सट्रीमिटीज जो हैं, इंक्लूड रेस्पिरेटरी मसल्स, और क्या बोला जाता है, जितने भी अपर लोअर लिम्ब है, इन चारों में आपको पैरालिसिस हो जाएगी। ये क्यों पैरालिसिस होती है? क्योंकि हमारे सर्वाइकल कॉर्ड में जब लीजन हो जाता है उस वजह से। फिर आता है हमारा पैराप्लेजिया। तो पैराप्लेजिया हम उसे कहते हैं कि वो कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ ट्रंक एंड बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो पैराप्लेजिया तब होता है जब हमारे ट्रंक या लोअर एक्सट्रीमिटीज की पैरालिसिस हो जाती है। और ये क्यों होती है? तो ये इस वजह से होती है कि जो लीजन होता है वो हमारे थोरेसिक से लेकर के लंबर से लेकर के कॉर्डा इक्विना में आपको परसिस्टेंट रहता है। तो वहां पे जब लीजन होता है तो उस वजह से हमें पैराप्लेजिया या फिर लोअर एक्सट्रीमिटी की पैरालिसिस हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की न्यूरो एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो एक्सटेंड करता है फोरामेन मैग्नम से, और वो धीरे धीरे एक्सटेंड करते हुए L1 वर्टिब्रा के लेवल पे जाता है और वहां पे जाकर एंड हो जाता है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कंटेन करता है व्हाइट मैटर को, जो कि असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्ट, डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्ट और एच शेप्ड सेंट्रल एरिया ऑफ ग्रे मैटर को कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से ट्रैक्ट है और उनके क्या क्या फंक्शन है। तो प्राइमरी असेंडिंग ट्रैक्ट, जैसा कि आप सब और मैं भी जानता हूँ, और जिन्हें हम मतलब जो डोर्सल कॉलम में होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं हमारे प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेटरी सेंसेशन, डीप टच और डिस्क्रिमिनेटिव टच को कन्वे करते हैं। तो प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है जॉइंट का सेंसेशन, ठीक है। वाइब्रेटरी सेंसेशन को, डीप टच को, डिस्क्रिमिनेटिव टच को ये कन्वे करते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा एंटेरोलैटरल सिस्टम। एंटेरोलैटरल सिस्टम जिसमें कि कंसिस्ट करते हैं आपको स्पाइनोथैलेमिक, स्पाइनोरेटिकुलर और स्पाइनोटेक्टिवल ट्रैक्ट। ये जो तीन ट्रैक्ट हैं जो कि एंटेरोलैटरल सिस्टम में होते हैं, ये कन्वे करते हैं आपको पेन को, टेम्परेचर को और क्रूड टच को, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है डॉर्जल और वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। तो डॉर्जल और वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट जो है वो क्या करते हैं? वो हमारे अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन को कन्वे करते हैं। मतलब जो भी हमारे अनकॉन्शियस से प्रोप्रियोसेप्शन होते हैं उनको ये कन्वे करते हैं। फिर आता है हमारा प्राइमरी डिसेंडिंग ट्रैक्ट, जिसको हम लोग लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? हमारे वॉलेंट्री, नॉर्मल वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। फिर आता है हमारा एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के बाद हमारा आता है एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये क्या करता है? ये हमारे एक्सियल मसल्स के वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है मीडियल वेस्टिबुलर स्पाइनल, ठीक है। ये क्या करता है? हमारे ये हेड और नेक की पोजिशनिंग में हेल्प करता है। फिर इसके बाद हमारा आता है लेटरल और मीडियल वेस्टिबुलर स्पाइनल। ये क्या करता है? हमारे पोस्चर को, बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे एंड में आते हैं लेटरल और मीडियल ट्यूब रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। ये भी हमारे पोस्चर, बैलेंस, ऑटोमेटिक गेट और उससे रिलेटेड मूवमेंट्स को कन्वे करता है। सबसे एंड में हमारा आता है र्यूबोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि
हमारे लिम्ब के मूवमेंट को ठीक ठाक से होने में मदद करते हैं। फिर ये हो जाने के बाद आगे हम देखेंगे कि ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के और क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेजिग्नेशन ऑफ लीजन लेवल, यानी कि लीजन कहाँ पे है और उसके क्या डेजिग्नेशन है। तो ये क्लासिफाई किया गया कि जो मोटर और सेंसरी फंक्शन के जो लॉस होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो उस लीजन के बाद स्टार्ट होते हैं जहां पे वो पर्टिकुलर इंजरी हुई है। तो वो डिस्क्राइब किसने किया? वो डिस्क्राइब किया अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन, जो कि उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया न्यूरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होते हैं हमारे पे, तो अब उनमें से कौन कौन से हैं जो लीजन के बाद इफेक्ट हुए हैं, उसी को डिस्क्राइब करने के लिए हमारी एशिया यानी कि अमेरिकन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ने ये बनाया। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये डेस्मोसोम्स क्लासिफिकेशन, इसमें आप जब देखेंगे इसकी दो पार्ट होते हैं, एक में मोटर पार्ट होते हैं और एक में सेंसरी पार्ट होते हैं। मोटर पार्ट की जो स्कोरिंग एरिया होती है ये आपको कुछ इस तरह से होती है कि अगर उस मोटर मूवमेंट में, उस पार्टिकुलर मसल्स के मोटर मूवमेंट में अगर आपको कंप्लीट पैरालिसिस दिख रही है तो उसे हम 0 स्कोर करेंगे। अगर वो पाल्पिटेशन फील कर रहा है वो मसल्स, तो वहां पे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे या पाल्पेबल और 1 देंगे। अगर वो एक्टिव मूवमेंट कर रहा है एलिमिनेटेड ग्रेविटी में, तो उसे हम 2 ग्रेड देंगे। अगर वो एक्टिव मूवमेंट कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी में, तो उसे हम 3 देंगे। और अगर वो मसल्स पूरी तरीके से मतलब एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कर रहा है कुछ हल्के रेजिस्टेंस दे करके, तो उसे हम नंबर 4 देंगे। और अगर नंबर 5 हमें देना है तो वही सेम चीज होगी, बस उसमें हम रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देंगे। ये हमारा होता है मोटर टेस्टिंग करने का तरीका। अब ये मोटर टेस्टिंग करने का तरीका ये हमारे C2, C3, C4, C5 से लेकर के हमारे S2 तक के जितने भी हमारे मोटर एरियाज हैं वहां पे टेस्ट करते हैं। जैसा कि अपर एक्सट्रीमिटी राइट में जो हमारे C5 के जो नर्व होते हैं वो कन्वे करते हैं हमारे एल्बो फ्लेक्सर्स को, C6 कन्वे करते हैं रिस्ट एक्सटेंसर्स को, C7 कन्वे करते हैं एल्बो एक्सटेंसर को, C8 करते हैं फिंगर एक्सटेंसर को, और T1 करते हैं आपको फिंगर एबडक्टर को। तो इन मसल्स का हम लोग मोटर टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि इनमें 0 से लेकर के 5 के बीच में कौन सा डेजिग्नेशन वो आ रहा है। फिर इसके बाद हमारा आता है सेंसरी टेस्टिंग। सेंसरी टेस्टिंग के लिए हम लोग 2 चीजें यूज करते हैं, पहला है लाइट टच और पिन प्रिक। तो सेंसरी टेस्टिंग की स्कोरिंग होती है 0, 1, 2, यानी कि 0 मतलब एब्सेंट, वहां पे पूरी तरीके से सेंसेशन का लॉस हो चुका है, ठीक है। 1 का मतलब होता है ऑल्टर्ड, यानी कि वहां पे ऑल्टरेशन आए हैं कुछ सेंसरी मूवमेंट्स में या फिर सेंसरी पार्टिकुलर स्टिमुलाई को अडॉप्ट करने में। 2 होता है नॉर्मल, जब कोई पेशेंट को या फिर कोई क्लाइंट को पर्टिकुलर कोई ऐसा समस्या ना हो तो उसे हम 2 करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है न्यूरोलॉजिकल लेवल, उसको हम क्लासिफाई करते हैं। ये वो मोस्ट कॉर्डल लेवल है जहां के बाद आपको नॉर्मल फीचर, मतलब उसके ऊपर नॉर्मल मोटर या सेंसरी फंक्शन जो है बॉडी के वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कंप्लीट इंजरी, इनकम्प्लीट इंजरी और जोन ऑफ पार्शियल प्रिजर्वेशन। अब इसे क्या कहते हैं? कंप्लीट इंजरी हम उसे कहेंगे जहां पे मतलब जो भी सेंसरी मोटर फंक्शन जो है वो लोअर सैक्रल सेगमेंट पे कंप्लीटली वर्क नहीं करता है और वहां पे कोई मोटर या सेंसरी फंक्शन अच्छे से काम नहीं करता या प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है, उसको हम कंप्लीट बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है आपको इनकम्प्लीट इंजरी, जहां पे या तो मोटर या तो सेंसरी दोनों में से कोई एक फंक्शन को हम प्रिजर्व कर सकेंगे, वो होती है हमारी इनकम्प्लीट इंजरी। उसके बाद हमारा आता है जोन ऑफ पार्शियल प्रिजर्वेशन, यानी कि जब यदि मोटर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आए तो हम सेंसरी फंक्शन को प्रिजर्व कर सकते हैं कि नहीं, या फिर जब सेंसरी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आए तो हम मोटर फंक्शन को प्रिजर्व कर सकते हैं कि नहीं, वो हमारा होता है जोन ऑफ पार्शियल प्रिजर्वेशन। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्लिनिकल सिंड्रोम्स क्या क्या होते हैं। तो क्लिनिकल सिंड्रोम जो है 1, 2, 3, 4 टोटल इसकी क्लिनिकल सिंड्रोम है। पहला है आपको ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम, दूसरा है एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, तीसरा है सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम और चौथा है कॉर्डा इक्विना इंजरीज। तो अब हम देखेंगे ये क्या होती है। तो ये ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम क्या होता है? जब आपके स्पाइनल कॉर्ड का हेमी सेक्शन हो जाता है, यानी कि जब उसके
आधे पार्ट में जब डैमेज हो जाता है पेनिट्रेटिंग वुंड के द्वारा, या फिर जिसको हम कहते हैं गन शॉट या फिर स्टैब के द्वारा, तो वहां पे हमें ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम दिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है फ्लेक्शन ऑफ सर्वाइकल, मतलब जब फ्लेक्शन इंजरी रिलेटेड टू सर्वाइकल एरिया वो हमारे एंटीरियर कॉर्ड को, मतलब एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम को दिखाती है। फिर उसके बाद हमारा आता है सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, ये हाइपर एक्सटेंशन ऑफ सर्वाइकल इंजरीज के कारण होती है। और कॉर्डा इक्विना इंजरी, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होती है कॉर्डा इक्विना में लीजन की वजह से, जिसमें आपको लोअर मोटर के पैरालिसिस हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है आपको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन और उसके एसोसिएटेड कंडीशन। तो सबसे पहला आपको जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन दिखेगा वो होगा स्पाइनल शॉक। ठीक है, स्पाइनल शॉक क्या होता है, आपको ए रिफ्लेक्सिया को हम कहते हैं आपको स्पाइनल शॉक, यानी कि उस जगह के एरिया में रिफ्लेक्स सेंसेस खत्म हो जाने को ही कहते हैं हम स्पाइनल शॉक। फिर उसके बाद मोटर और सेंसरी इंपेयरमेंट, जिसमें पहला आता है आपको ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, यानी कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया हम उसे कहते हैं, या फिर ऑटोनोमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया। ये एक पैथोलॉजिकल ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ये क्या होता है, जब आपको लीजन T6 लेवल पे आपको हो जाते हैं, यानी कि अबव द सिंपैथेटिक स्प्लेनिक आउटफ्लो, तो ये यहाँ पे कॉज कर जाता है प्रॉब्लम को। अब ये प्रॉब्लम जब हो जाती है, यानी कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया जब हो जाती है, तो उसमें आपको इनिशिएटिंग स्टिमुलाई दिखने लग जाएंगे। अभी इनिशिएटिंग स्टिमुलाई क्या होते हैं, बावल और ब्लैडर डिस्टेंशन इरिटेशन होने लग जाएंगे। उसके बाद ये आपको कैथेटर ब्लॉक हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर सिम्टम्स आपको इसमें दिख जाएंगे, सिम्टम्स इसमें आपको दिख जाएंगे, हाइपर एक्सटेंशन दिख जाएंगे, इसमें आपको ब्रेडिकार्डिया दिख जाएगा आपको, यानी कि आपको हार्ट रेट तेज हो जाएंगे, हेडेक हो जाएगा। फिर उसके बाद रेस्टलेसनेस दिखने लगेगा, पाइलो इरेक्शन यानी कि गूज बम्प्स वगैरह। फिर उसके बाद आपको ये भी देखने को मिल जाएंगे कि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 20 से 30 mg बढ़ा देता है, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हमारा आता है कि आपका स्पास्टिक हाइपरटोनिया क्या होता है। तो इंडिविजुअल जो कि एससीआई से सफर करते हैं या फिर अदर न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर से सफर करते हैं, उनको स्पास्टिक हाइपरटोनिया हो जाता है। फिर इसके बाद स्पास्टिक हाइपरटोनिया के बाद हमारा है कार्डियोवास्कुलर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट इन टेम्परेचर कंट्रोल, पल्मोनरी इम्पेयरमेंट। फिर इसके बाद हमारा आता है बावल ब्लैडर डिस्फंक्शन, ब्लैडर मैनेजमेंट, बावल डिस्फंक्शन, बावल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद हमारा सेक्सुअल डिस्फंक्शन। फिर उसके बाद हमारा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ होता है, जैसे प्रेशर शोर हो जाएंगे हमारे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, नोजिसेप्टिव पेन हो जाएंगे, न्यूरोपैथिक पेन हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप कर जाएंगे। इसके बाद फ्रैक्चर भी हो सकते हैं कभी कभी। इसके बाद हमारा आता है अर्ली मेडिकेशन और रिहैबिलिटेशन। तो मेडिकेशन और रिहैबिलिटेशन में हम क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन से ट्रीटमेंट का या यूज कर सकते हैं। तो उससे अकॉर्डिंग में आगे जाकर के ये जो एससीआई है उसमें हमें कुछ हेल्प मिल सकता है। ठीक है, तो इमरजेंसी केयर में जैसे ही एससीआई होती है, उसके बाद जो एक्सीडेंट का जो लोकेशन होता है वहां पे हम उसे स्टेबलाइज करते हैं, मूवमेंट कराते हैं उसकी, मतलब उसको मूव करा करके उसको मैनेज करते हैं, और पेशेंट को ट्रॉमा में हम लोग ले जाते हैं और उसके प्रोग्नोसिस की कोशिश करते हैं। आगे जाकर के उसके हम लोग मेडिसिन देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। ठीक है, समझ में आया? हेलो हेलो हेलो। चल ठीक, ठीक है, एंड करते हैं क्लास। ठीक है।